नमस्कार। जीता हुआ चुनाव जो हार जाए वो कैसी कांग्रेस, और अगर जीत जाए तो 5 साल सरकार न चला सके वो ऐसी कांग्रेस। अब कांग्रेस ने कह दिया है कि वो हरियाणा के रिजल्ट्स को नहीं मानती। बात सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है। उनके कथानुसार जिस तरह से काउंटिंग हुई और जिस तरह से उनके कथानुसार घपलेबाजी हुई है ईवीएम में, उससे यही प्रतीत होता है कि एक जीता हुआ चुनाव कांग्रेस हार गई है। अब मुख्य बात क्या है कि क्या असल में, जो आप सब जानना चाहते होंगे, क्या असल में ईवीएम के साथ घपला किया जा सकता है या ये ईवीएम का खेल क्या है? मेरी समझ से, और मैंने बहुत सारे कंप्यूटर एक्सपर्ट और बहुत सारे ईवीएम एक्सपर्ट और दुनिया भर के लोगों से बात की है, जहां तक मुझे समझ में आया कि इसके साथ आप ये मोबाइल के थ्रू या सैटेलाइट के थ्रू या कहीं से कर सकते हो, लेकिन कैसे की जा सकती है, कैसे की जाती है, या तो वो इजराइल वालों को पता है या रशिया वालों को। तो अगर इनसे कोई मदद ले रहा है तो इसके बारे में हम और आप कोई कमेंट नहीं कर सकते। दूसरी बात जो मुझे समझ में आती है और जो ऐसा प्रतीत होता है, ये वीडियो भी आप देखेंगे उससे, कि डब्बे बदल दिए जाते हैं। डब्बे कैसे बदले जाते हैं? पहले से ये ईवीएम के डब्बे सेट कर दिए जाते हैं और उन्हें बदल दिया जाता है। ये कैसे होता है? ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्शन कमीशन, ये सब की मदद से हो सकता है। ऐसा शक कांग्रेसियों का है और ऐसा शक वाजिब भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश में आप कहेंगे ईवीएम की कंप्लेंट क्यों नहीं हुई? उत्तर प्रदेश में हर चुनाव के बाद सपा के कम से कम हर काउंटिंग सेंटर पे 5 से 10 हजार कार्यकर्ता पहरा दे रहे थे, तो वहां पे ये पॉसिबल नहीं हुआ, ऐसा उनका मानना है। दूसरी बात यह है कि जब भी कहीं भी ईवीएम खोले जाते हैं इलेक्शन से पहले, जब दिखाया जाता है सब पार्टियों को, उसमें आप देखेंगे कि जो ईवीएम खराब निकलते हैं उनमें 100% भाजपा के वोट होते हैं। आज तक मैंने कोई ईवीएम के बारे में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं पढ़ी, चाहे वो ग्वालियर में हो, चाहे असम में हो, चाहे बिजनौर में हो, कहीं भी नहीं पढ़ी जिसमें किसी दीगर पार्टी के वोट पड़े हों ज्यादा, या पड़े भी हों। कई बार तो पूरे के पूरे डब्बे भाजपाइयों के निकलते हैं। अब यहाँ पर जो इल्जाम लग रहे हैं हरियाणा चुनाव में, वो ये है कि भाई ईवीएम जो खोले गए काउंटिंग के वक्त, उनमें 99% तक बैटरी चार्ज दिख रही थी। अगर वोटिंग हुई है और उसके बाद रखे गए हैं ईवीएम मशीन काउंटिंग सेंटर पर, तो उनमें 99% बैटरी चार्ज कैसे होगी? क्योंकि आप मामूली देखेंगे मोबाइल की बैटरी भी दिन भर में डिस्चार्ज हो जाती है या 50-60% पे आ जाती है। समस्या ये आ रही है कि पानीपत शहरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की काउंटिंग चल रही थी। 2 राउंड बड़े अच्छे तरीके से संपन्न हुए। तीसरे राउंड में 6 ईवीएम ऐसी आई जिनमें बैटरी परसेंटेज 99% शो हुई, और जब उनका डाटा निकाला गया वोटिंग का, तो उसमें खाली भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 60 से 70% इंक्रीज आ रहा है। बाकी जो नॉर्मल ईवीएम हमारी खुल रही है राउंड में, जिसमें एक 70 से 72-78% बैटरी बैलेंस है, वहां पे नॉर्मल काउंटिंग आ रही है। जो डाटा आ रहा है वो एक्चुअल डाटा आ रहा है, जिससे हम सभी जितने भी कैंडिडेट हैं, अंदर सबके एजेंट मौजूद है, वो सब संतुष्ट है। बट 99% बैटरी परसेंटेज जिस भी उसमें आ रही है, उसमें खाली एक बीजेपी ही क्यों इंक्रीज कर रही है, वो भी मोर देन 60 और 65%। ये सरेआम धांधली है। आप एक चीज मोटी सी, आप मीडिया के भाई खड़े हैं सारे, हम सवेरे मोबाइल चार्ज करके निकलते हैं या लैपटॉप चार्ज करके घर बैठते हैं, तो उस पर काम करना शुरू करते हैं। जैसे जैसा उसका यूजेज होगा वैसे बैटरी ड्रेन हो जाएगी। आप सबके हाथ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक नेचुरल प्रोसेस है। तो ये सब शक की वजह है, लेकिन मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह यह है कि कांग्रेस कभी भी किसी भी चुनाव को, लगातार हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों से, उसके पहले तो खैर क्योंकि वो जीत जाते थे, जनता जिता देती थी,
कोई ऑपोजिशन नहीं था, ऑपोजिशन वीक था, इस चक्कर में वो जीत जाते थे। लेकिन अभी पिछले 10 साल में हम देख रहे हैं कि कोई भी रणनीति, कोई भी, न प्री इलेक्शन न पोस्ट इलेक्शन न वाइल इलेक्शन इज ऑन, मतलब इलेक्शन जब चालू रहता है तब भी उनकी कोई रणनीति नहीं होती। सिर्फ वो राहुल बाबा और प्रियंका बेबी को घुमा देने से और लोगों को उन्हें दिखा देने से वोट नहीं मिलते हैं। इसके पीछे मोदी शाह की तरह एक बहुत गहरी प्लानिंग की जरूरत है। अब अगर ईवीएम बदले भी जाते हैं तो भी उसका एक बड़ा साइंटिफिक तरीका है बीजेपी की किताब में, ऐसा हमारे एक पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है। उनका कहना है कि वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं किन एरियाज में वो जीत सकते हैं, जहां पर मतों का अंतर कम है और वहां मतपेटियां बदली जा सकती। करीब 10 से 20% ऐसी, जैसे पूरे मान लीजिए 90 विधानसभा है तो हर विधानसभा में करीब 1 से 2,000 मतपेटियां होती। तो आप मान लीजिए कि 90,000 से लेके 2 लाख तक मतपेटियां होंगी, तो उनमें से 10-20% मतपेटियां बदली जा सकती हैं, ऐसा उनका मानना है। लेकिन ये भी बड़ी होशियारी से करना पड़ता है, उन जगहों पे करना पड़ता है जहां पर आपको चांसेस लग रहा है कि हमारा आदमी जीत सकता है, हर जगह। तो इस बात को वजन इसलिए मिलता है कि अब आप देखें सूरत में इतना बवाल था और वहां 19 की 19 सीटें, गुजरात में सूरत जिले की 19 सीटें पूरी बीजेपी ने जीती थी। अभी भी कोई भी सर्वे नहीं कह रहा था हरियाणा में, लेकिन बीजेपी जीत गई। अब इसे कांग्रेस का रोना धोना कहें, हमारा अपना विश्लेषण कहें, हमारे अपने विश्लेषण की कमजोरी कहें, जो भी कहें, मुख्य बात यह है कि कांग्रेस अभी भाजपा के मुकाबले में नहीं है। जब तक आपके पास बूथ स्तर के कार्यकर्ता नहीं होंगे, जब तक आपकी टिकट बंटवारा जो है वो फेयर नहीं होगा, जब तक आप सोचोगे कि मैंने कुछ अपने सत्रप जो पाले हुए हैं, जो अपने नायक या खलनायक हैं उस स्टेट के, उनको चार्ज में दे दिया है, वो पैसे खर्च करेंगे और अपने लोग जिता के लाएंगे, तब तक ये होता रहेगा। कहीं पर आप जीत जाओगे धोखे धक्के में, कर्नाटक यहाँ वहां, और कहीं पर इस तरह के रिजल्ट आएंगे कि जीतते जीतते हार गए, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अब हरियाणा। तो ऐसा ही होगा जब एक आदमी को आप चार्ज दे दोगे, उसको ठेका दे दोगे टिकटों का और पैसे खर्च करने का, तो ऐसे ही होगा, चाहे कमलनाथ हो, बघेल हो और यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा हो। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब आप किसी को ठेकेदार बना देते हो तो उसका एक न एक राइवल होता है। जैसे छत्तीसगढ़ में सिंहदेव थे या मान थे, अभी हरियाणा में कुमारी शैलजा थी। इस तरह के जो आपके ठेकेदार का एक राइवल भी होता है, तो वो ठेकेदार इस कोशिश में लग जाता है कि मैं अपने सारे राइवल्स को ठंडा कर दूं, अपने सारे विरोधियों को ठंडा कर दूं। तो उसकी पहली कोशिश ये रहती कि पार्टी के अंदर के ही लोगों को ठंडा कर दूं। तो पार्टी में जिस दिन आप ठंडा करने लग जाओगे, आप कहां से बहुमत में आओगे। अब 37 सीटें आई हैं, आप छत्तीसगढ़ में भी और हरियाणा में भी, जहां 90 की तादाद है टोटल, वहां पे 37-38 सीटें आई हैं। आप कितने से चूक गए? 10-12 सीटों से। हो सकता है ये 10-12 सीटें आप ही ने खराब की हो अपने राइवल को ठंडा करने के लिए। तो ये हादसे हमेशा हो रहे हैं, जोगी जी के टाइम भी होते थे छत्तीसगढ़ में, पिछले 3 इलेक्शन से भूपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं, यहाँ पे बघेल और महंत ने किया, मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दुबे ने किया। तो ये कांग्रेस के अंदर का, जनता चाहती है अगर बदलना तो भी कांग्रेस तैयार हो तब तो कोई काम होगा। अभी आप देखें जम्मू कश्मीर में दोनों भाई बहन नहीं गए ज्यादा, वहां ज्यादा दखलंदाजी भी नहीं की, जम्मू ज्यादा विजिट भी नहीं किया, कश्मीर जाने का तो कोई बहुत प्रश्न नहीं था। तो वहां पर फिर भी रिजल्ट इंडिया के फेवर में आए, इंडिया गठबंधन के। तो इस तरह से अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि कांग्रेस अपनी गलतियों और अपनी गलतियां न सुधारने की वजह से ज्यादा हारती है। अब जो आपके पुराने लीडर्स हैं, जो आपके पुराने कार्यकर्ता हैं, उनको विश्वास में नहीं लेकर ये कहां से पकड़ लाते हैं योगेंद्र यादव, फिर वो जो राहुल बाबा को घेरे हुए हैं 5-7 लोग,
फिर ये रमेश और केसी वेणुगोपाल, और ये बिना, इनका एक्सपीरियंस हो सकता है बट ये इनका नीचे कुछ नहीं है, बेस कुछ नहीं है इनका। शशि थरूर कम से कम 3-4 चुनाव जीत चुके हैं, ये रमेश क्या जीते हैं, जयराम रमेश ये क्या जीते हैं आज तक अपनी जिंदगी में, या केसी वेणुगोपाल क्या जीत सकते हैं, या उनके चारों तरफ जो घूम रहे हैं वो क्या जीत सकते हैं। आप उनके एडवाइस पर चलोगे, उनमें से 1-2 तो उनके पहले जो राहुल बाबा के एडवाइजर हैं वो 1-2 तो पहले उनके बॉडीगार्ड थे, तो ऐसे लोगों को आप कॉन्फिडेंस में लेके चलते रहो। उधर मोदी शाह का जो सेटअप है वो इतना साइंटिफिक और इतना गूढ़ और इतना रहस्यमयी है कि आप उससे पार ही नहीं पा सकते। उनकी हर स्टेट की, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की, हर जिले की, हर बूथ की स्टडी है। आपके पास कार्यकर्ता ही नहीं है जो स्टडी कर सकें, जो एक ईमानदार आपको प्लान दे सकें उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जीतने का, जो एक ईमानदार आपको ओपिनियन दे सकें कि ये साहब अब ये 70 वर्षीय जो यहाँ पर घूम रहे हैं, महंत और हुड्डा और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, ये 75 से सब पार हो चुके हैं, ये घूम रहे हैं यहाँ पर, इनका रिप्लेसमेंट आप ढूंढ नहीं रहे हो, अगला चुनाव फिर इनके ठेके में लड़ाओगे, तो कहां से होगा ये। तो हो सकता है ईवीएम में घपलेबाजी हो सकता है उन्हें चेंज किया जा रहा हो, ये सब हम मान सकते हैं, लेकिन खुद भी तो कुछ करिए साहब। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।